24 दिसंबर 1910 के दिन ब्रिटिश राज सत्ता से द्रोह के आरोप में एक भारतीय क्रांतिकारी को 25 साल काले पानी की सजा दी गई। फिर 30 जनवरी 1911 को इसी क्रांतिकारी को एक दूसरे मामले में फिर से 25 साल काले पानी की सजा दी गई। 1757 में प्लासी की लड़ाई से 1947 में भारत की आज़ादी तक 190 सालों के ब्रिटिश भारत के इतिहास में ये सबसे लंबी सजा थी। इस सजा को पाने वाले लंदन में पढ़े वकील विनायक दामोदर सावरकर पहली पंक्ति के क्रांतिकारी, इतिहासकार, सिद्धहस्त कवि, लेखक, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता थे। आज़ादी के बाद भी सावरकर को कई बार सलाखों के पीछे डालने के षड्यंत्र हुए और उनकी बहुमुखी प्रतिभा और समाज सेवा के कार्यों को आज़ाद भारत की सरकारों ने जानबूझकर महत्व नहीं दिया। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी सावरकर के दृष्टिकोण को हाशिए पर रखा गया और उनके पक्ष में कोई भी बात कहना सांप्रदायिक हो गया। सीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला भूमातेच्या चरण तला तुझ धूता मी नित्य पाहिला होता। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक शहर से कोई 17 और देवलाली कैंप से कोई 3 किलोमीटर दूर भगूर कस्बे में हुआ था। उनका चितपावन ब्राह्मण परिवार मूल रूप से कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के पलशेत इलाके से संबंधित था। आसपास सावरी के पेड़ हुआ करते थे तो सावरकर के पूर्वजों के गांव का नाम सावर पड़ गया। ठीक वैसे ही जैसे पलाश के पेड़ होने के कारण बंगाल के एक गांव का नाम पलाशी और ब्रिटिश इतिहास में प्लासी हो गया। सावरकर के पूर्वज दीक्षित परिवार से थे, पर धीरे धीरे परिवार का नाम सावरवदीकर पड़ गया। मराठा पेशवा ने जब उनके एक पूर्वज नारायण दीक्षित को भगूर में जागीर दी तो 7 पीढ़ी पहले ये परिवार नासिक के भगूर में आ बसा और सावरकर कहलाने लगा। उनके एक पूर्वज को मराठा पेशवा ने सोने की पालकी उपहार में दी थी। 1817 में तीसरे और अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध से पहले पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट और बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के पास बातचीत के लिए जो डेलीगेशन भेजा उसमें सावरकर के एक पूर्वज परशुराम पंत सावरकर भी थे। विनायक दामोदर सावरकर के दादा के 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। बड़े बेटे माधवराव या बापू काका की पत्नी संतानहीन ही चल बसी और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। छोटे बेटे दामोदर पंत या अन्ना राव ने नासिक हाई स्कूल से अंग्रेजी में पढ़ाई की, 10वीं पास की और वो मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में कविता भी किया करते थे। 1867 में दामोदर का कोठर के दीक्षित परिवार की राधाबाई से विवाह हुआ। इस दंपत्ति के 2 बच्चे शिशु अवस्था में ही चल बसे। फिर 13 जून 1879 को बड़े पुत्र गणेश या बाबा राव, 28 मई 1883 को विनायक, 1886 में एकमात्र पुत्री मैना और 1888 में तीसरे और सबसे छोटे पुत्र बल या नारायण राव का जन्म हुआ। विनायक के जीवन के पहले 14 वर्ष भगूर में ही बीते। भगूर में सावरकर परिवार को जागीरदार कहकर आदर दिया जाता था और विनायक सावरकर को गांव के बड़े बूढ़े भी छोटा जागीरदार कहकर पुकारते थे। ब्राह्मण और जमींदार परिवार से आने के बावजूद उनके दोस्तों में गांव के गरीब और तथाकथित नीची जाति के बालक ज़्यादा थे। जब विनायक 6 वर्ष के थे तो उनका दाखिला
पास के सरकारी स्कूल में कराया गया। अपनी आत्मकथा में विनायक याद करते हैं कि उनके पिता सब परिवार वालों को साथ बिठाकर रामायण, महाभारत और शिव लीलामृत जैसे ग्रंथों की कथाएं सुनाते थे और राणा प्रताप, शिवाजी और पेशवा की वीर गाथाएं भी सुनाया करते थे। 1892 में जब विनायक 9 वर्ष के थे तो अचानक आए तेज बुखार के बाद उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता ने खाना बनाने से लेकर बच्चों को सुलाने तक परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाई। पढ़ाई लिखाई में वो बचपन से ही होशियार थे। पिता की अलमारी से उन्होंने आरण्यक, मासिक निबंधमाला, मराठी में अनुवादित महाभारत, अंग्रेजी में होमर की इलियड, तिलक के केसरी अखबार के संस्करण और कई मराठी कवियों की रचनाएं जैसी किताबें पढ़ डाली। 8 बरस की उम्र में विनायक ने पहली कविता लिखी और जब वो 12 बरस के थे तो उनकी कविता स्वदेशी की फटकार मराठी अखबार जगत हितेच्छु में छपी। 1896 में बड़े भाई बाबा राव का विवाह त्र्यंबकेश्वर के नाना राव फड़के की भतीजी यशोदा से हुआ और अगले साल बाबा राव को भी आगे की पढ़ाई के लिए नासिक शहर में भेज दिया गया। 1898 में विनायक का भी नासिक के शिवाजी विद्यालय में दाखिला हो गया और दोनों भाई वहीं एक साधारण से मकान में किराए पर रहने लगे। यहाँ 14 बरस के बालक विनायक का निबंध 2 हिस्सों में नासिक वैभव नाम के अखबार में छपा। उसी साल विनायक ने नासिक की वाद विवाद प्रतियोगिता में मंच से भाषण देने में प्रथम पुरस्कार भी जीता। उस समय बंबई नगर पश्चिमी भारत में आर्थिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र बनकर उभर रहा था। तिलक के गणपति उत्सव से और आर्य समाज के गोरक्षा अभियानों से हिंदुओं की राजनीतिक चेतना तो जगी, पर मुस्लिम समुदाय के साथ सांप्रदायिक झगड़े भी बढ़ गए। अप्रैल 1896 में तिलक ने शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया, जिसे कई मुसलमानों ने मध्यकालीन मुगल साम्राज्य के इतिहास और इस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान के तौर पर लिया। इसी बीच बंबई शहर समेत बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कई इलाकों में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया और सरकार ने सैनिक दल भेजकर घर घर तलाशी ली। अंग्रेजी राज द्वारा हिंदुस्तानियों के दमन के विरोध में 22 जून 1897 को चापेकर भाइयों ने पूना में प्लेग कमेटी के अध्यक्ष वाल्टर चार्ल्स रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी। अप्रैल 1898 में दामोदर चापेकर और एक साल बाद मई 1899 में वासुदेव बालकृष्ण चापेकर और राणा डे को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। कहते हैं शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। चापेकर भाइयों के बलिदान से प्रेरणा पाकर 16 बरस के विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी कुलदेवी अष्टभुज भवानी की प्रतिमा के सामने अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए काम करने की शपथ ली। उन्होंने कहा, मैं शत्रु के खिलाफ युद्ध करूंगा और आखिरी सांस तक उसे मारूंगा। विनायक ने चापेकर बंधुओं पर वीर श्रीयुक्त नाम का एक नाटक लिखा और चापेकरांच फाटक नाम से एक कविता भी लिखी। उस समय शिवराम महादेव परांजपे काल नामक अखबार के संपादक हुआ करते थे और उनके क्रांतिकारी लेखों का छोटे से सावरकर पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 1899 में नासिक में भी प्लेग फैल गया और दोनों भाई नासिक से भगूर आ गए, पर तब तक भगूर में भी प्लेग की महामारी तेजी से फैल गई थी। उनके पिता दामोदर पंत रोगियों की सेवा और राहत कार्यों में लगे हुए थे। विनायक के पिता प्लेग की चपेट में आ गए और 5 सितंबर 1899 को उनका निधन हो गया। साथ ही विनायक के छोटे भाई बल को भी प्लेग ने घेर लिया। अब उस पैतृक मकान में रहना संभव नहीं था, इसलिए कम उम्र में माता पिता को खो चुके दोनों भाई कस्बे के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे। तभी उनके ताऊ बापू काका को भी प्लेग हो गया।
फिर पूरा परिवार नासिक में विनायक के पिता के एक मित्र रामभाऊ दातार के घर चला गया। यहाँ बापू काका की प्लेग से मृत्यु हो गई। छोटे भाई बल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बापूराव उसकी देखभाल करने के लिए अस्पताल में ही रहने लगे। फिर बापूराव भी प्लेग की जकड़ में आ गए, लेकिन धीरे धीरे बल और बापूराव दोनों ठीक हो गए। कम उम्र में ही माता पिता और ताऊ को खो चुके सावरकर भाइयों ने इसके बाद नासिक के तिलभंडेश्वर क्षेत्र में ही बसने का फैसला किया। नवंबर 1899 में 16 बरस के विनायक सावरकर ने अपने दो साथियों महास्कर और पागे के साथ मिलकर एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का गठन किया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना था। साथ ही नए साल के पहले दिन इन्हीं तीनों मित्रों ने मित्र मेला नाम से एक सामाजिक संगठन भी बनाया, जो क्रांतिकारी विचारों को समाज में फैलाने का काम करता था। जल्दी ही विनायक के बड़े भाई बाबाराव दोनों संगठनों से जुड़ गए। मित्र मेला के सदस्यों ने सबसे पहले नासिक में तिलक के शिवाजी महोत्सव का भव्य आयोजन करना शुरू किया, लेकिन सावरकर परिवार की आर्थिक स्थिति इस बीच काफी खराब हो गई थी। माता पिता ताऊ का सहारा रहा नहीं और अपना पुश्तैनी गांव भी पीछे छूट गया था। बहुत प्रयासों के बाद बाबाराव को अकाल राहत विभाग में खजांची की नौकरी मिल गई, पर वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। छोटे भाइयों का खर्च उठाने के लिए बाबाराव ने अपनी पत्नी येशुबाई के सारे गहने बेच दिए। प्लेग फिर से फैला और बाबाराव को छोड़कर सारा परिवार उनके मामा के साथ हैदराबाद के पास कोठूर चला गया। विनायक ने कोठूर में मित्र मेला की शाखा स्थापित की और प्लेग हल्का पड़ने पर 1901 में परिवार फिर से नासिक आ गया। उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का लंबे शासन के बाद निधन हो गया था और भारत के बहुत से प्रमुख लोग नए सम्राट एडवर्ड्स के स्वागत में कार्यक्रम और बयान जारी कर रहे थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में नए सम्राट को किसी ने अपना पिता कहा। इस पर मित्र मेला की ओर से नासिक में पोस्टर लगाकर पूछा गया कि नए सम्राट उस आदमी की माता के क्या लगते हैं। 18 साल की उम्र में विनायक ने नेपोलियन, मैजिनी और विवेकानंद सहित इतिहास और क्रांति का बोध कराने वाली किताबों की सूची बनाई और अपने संगठन के सब सदस्यों को उन किताबों को पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उनके संगठन के सदस्य समाज के हर वर्ग से हों और वो जाति भेद से ऊपर उठें। फरवरी 1901 में विनायक सावरकर का विवाह परिवार के पुराने जानकार रामचंद्र चिपलूणकर की बड़ी बेटी 13 वर्षीय यमुनाबाई से कर दिया गया। 24 जनवरी 1902 को विनायक ने पूना के फर्गुसन कॉलेज में बीए में दाखिला लिया। पूना में उनकी दैनिक काल के संपादक परांजपे और भारत के राष्ट्रवादियों के सिरमौर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से भेंट हुई। विनायक ने 1902 में फर्गुसन कॉलेज में मित्र मेला की शाखा का गठन किया। अगले साल 1903 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज में एलएलबी में भी दाखिला लिया और वहाँ भी अपने संगठन की शाखा का गठन किया। इस बीच उनकी काव्य यात्रा भी चलती रही और उनकी राष्ट्रवादी कविताएं भाला नाम के अखबार में छपने लगी। उसी साल विनायक ने बम्बई के हिंदू यूनियन क्लब की ओर से आयोजित काव्य प्रतियोगिता में विधवाओं की हालत पर लिखी कविता के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। 1903 में ही उन्होंने मराठी में जयोस्तुते नामक स्वतंत्रता गीत लिखा, जो पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ। जयोस्तुते जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्तदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवते त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे।
उन्होंने मराठा नायकों तानाजी मालसुरे और बाजी प्रभु पर इसी समय कई प्रसिद्ध गीत लिखे जो पूरे महाराष्ट्र में गाए गए। उन्होंने कई नाटक भी लिखे और 2 नाटकों में स्टेज पर अभिनय भी किया। अब पूरे मराठवाड़ा में मित्र मेला की शाखाएं खुल गई थी। 1904 में नासिक के भगवतवाड़ा में वीएम भट्ट के घर मित्र मेला की आम सभा में सावरकर ने इटली के क्रांतिकारी नेता मैजिनी पर व्याख्यान दिया और उनके यंग इटली की तर्ज पर अपने मित्र मेला संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया। अभिनव भारत के सदस्य छत्रपति शिवाजी की तस्वीर के सामने मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए युद्ध करने की शपथ लेते। वंदे मातरम। ईश्वर के नाम पर, भारत माता के नाम पर, भारत माता के लिए अपना रक्त समर्पित कर चुके सभी शहीदों के नाम पर, सभी पुरुषों और महिलाओं में जन्मसिद्ध प्रेम जिसे मैं अपनी मातृभूमि को समर्पित करता हूँ, जिसमें मेरे पूर्वजों की पवित्र अस्थियां मिली हुई हैं और जो उसके बच्चों का पालना है। उन असंख्य माताओं के आंसू उनके बच्चों के लिए जिन्हें विदेशियों ने गुलाम बनाया, प्रताड़ित किया और मार डाला। मैं शपथ लेता हूँ कि इस क्षण से अपनी माता के शीश पर स्वराज्य का मुकुट पहनाने के लिए, आज़ादी के लिए यथाशक्ति युद्ध करूँगा। उधर ब्रिटिश सरकार बंगाल को बांटने के बहाने बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं की अपीलों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे का ऐलान कर दिया और 16 अक्टूबर 1905 को ये बंटवारा लागू भी कर दिया गया। इस घटना के विरोध में शुरू हुआ बंग विरोधी आंदोलन जल्दी ही स्वदेशी आंदोलन में बदल गया। 1 अक्टूबर 1905 को 22 बरस के विनायक दामोदर सावरकर ने पूना सार्वजनिक सभा के भवन में भाषण देते हुए कहा कि कुछ दिन बाद होने वाले विजयदशमी के त्यौहार के दिन विदेशी कपड़ों की होली जलाई जानी चाहिए। 10 अक्टूबर 1905 को पूना ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह विजयदशमी के दिन विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। अगले दिन बॉम्बे समाचार नाम के अखबार ने लिखा कि फर्गुसन कॉलेज के छात्र सावरकर ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब ये बात फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल सर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे को पता चली तो उन्होंने विनायक पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें कॉलेज के हॉस्टल से निकाल दिया गया। बहरहाल 2 महीने बाद जब भी ये अंतिम वर्ष की परीक्षा के परिणाम आए तो विनायक बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। इस बीच विनायक लगातार पूना और नासिक में राष्ट्रवादी भाषण देते रहे जिनमें अक्सर ऐतिहासिक चरित्रों और उद्धरणों के आधार पर ताकत के बल पर विदेशी दासता से मुक्ति की बात होती। विनायक को पता नहीं था पर बंबई खुफिया पुलिस 1906 में ही सावरकर भाइयों पर गुप्त फाइल बना चुकी थी।